हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शिवम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, थोड़ा सा माफ़ करना, हमारी जो डिसकंटिन्यूएशन हो गई थी वीडियोस की। तो आज का टॉपिक जो है हमारा मिक्स एमसीक्यूज़ होंगे इंडियन पॉलिटी के। जी हाँ, इंडियन पॉलिटी के कुछ मिक्स एमसीक्यूज़ होंगे, थोड़े आसान लेवल के आपके लिए लाए हैं। तो आगे आगे जैसे हम प्रोसीड करते जाएंगे तो ये क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो है मैंने सिंपल इसका आंसर आपसे पूछा हुआ है। सिंपल आंसर इसलिए क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमें बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। तभी मैंने यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं डाला है और आगे जो कुछ क्वेश्चंस आएँगे उनमें जो है ऑप्शंस भी होंगे। ठीक है? चलिए, और ये हमारा कुछ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ डील करता है, वही ये कुछ पहले 10 क्वेश्चंस आएँगे। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, हू वाज़ द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? इसका आप सबको आंसर पता होगा, कौन होंगे? बी आर अम्बेडकर। ठीक है? बी आर अम्बेडकर जी जो हैं वो थे चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। अगर बात की जाए ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कितने थे, वो थे 7 मेंबर्स। ठीक है, 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिसके हेड कौन है? हमारे बी आर अम्बेडकर। और यही ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया था? 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को क्लोजली स्टडी किया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगाया? अगर बात की जाए 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949, कितना टाइम लगा था? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको टाइम लिया था। चलिए, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आपने इसका आंसर क्या देना है? वो देना है 9 दिसंबर, जबकि ये आंसर नहीं आएगा। इन्होंने हमसे पूछा है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड? इट वाज फॉर्म्ड ऑन द 6 दिसंबर 1946। ठीक है, 6 दिसंबर 1946 इस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई थी। जो 9 दिसंबर था ना, ठीक है, 9 दिसंबर जो था वो हमारा था फर्स्ट मीटिंग इसका। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और आपने शायद यही पढ़ा भी होगा इसके बारे में। चलिए, अब बताइए फोर्थ क्वेश्चन का, हु वर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान? सबसे पहले आएंगे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो है सबसे पहले आएंगे हमारे। फिर कौन आएंगे हमारे? एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर आएंगे, और थर्ड आएंगे हमारे पैथिक लॉरेंस। ये 3 लोग जो थे हमारे मेंबर थे, क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान के, जो कब आए थे? मार्च 1946। यही वो 3 लोग थे जो हमारे इंडिया में आज़ादी का या हमारे संविधान बनाने का प्रस्ताव लेके आए थे। क्या कहा था इन्होंने? हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस गारंटी हो जाएगी, पर शर्त क्या होगी? आपने क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोर्सेज आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? कौन कौन से आएंगे हमारे? सबसे पहले आएगा हमारा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आएंगे सबसे पहले। फिर क्या आएगा फंडामेंटल राइट्स के बाद? हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और क्या आएगा हमारा? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बाद हमारा जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो भी हमने वहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हो गया हमारा। फिर उसके बाद इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो भी हमने वहीं से लिया ना। इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी हमने जो है प्रेसिडेंट का, वो भी हमने वहाँ से लिया हुआ है। फिर उसके साथ क्या आएगा? हमारा वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो हमने वहाँ से ली है। फिर उसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल है, वो भी कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या था इसमें? फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल। कुछ अगर चीज़ें मैं भूल गया हूँ वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलिए बताइए, विच थिंग्स आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 3 चीज़ें ली हैं। ठीक है, 3 चीज़ें ली हुई हैं हमने। सबसे पहले आएगी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट हमने ली है। फिर उसके साथ हमने लिया है जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट।
ठीक है, जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट हमने वहाँ से लिया हुआ है। फिर उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स का जो कंसेप्ट है, या आप कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, वो वाला कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट और उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स का कंसेप्ट हमने वहाँ से लिया है। अब ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अगर हमारे देश में स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन करनी है, जैसे अगर आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर या जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, वो भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? ठीक है, बताइए उसका आंसर क्या आएगा? वो आएगा आर्टिकल नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट शुड बी द आर्टिकल नंबर 3, जो पार्ट 1 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, पार्ट 1 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको क्या कहा जाता है? यूनियन एंड टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरीज जो है, उसका जो आर्टिकल नंबर 3 है वो हमारा किसके साथ डील करता है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बताइए आप, हमारे देश में जो भारतीय सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट कैसे की जाती है? वो आएगी 3 वेज से। ठीक है, वो क्या है? हमारे इंडियन सिटीजनशिप 3 तरह से क्या होती है? टर्मिनेट हो जाती है। सबसे पहले आएगी बाय टर्मिनेशन। ठीक है, बाय टर्मिनेशन होगा। फिर क्या आएगा? बाय डेप्रीवेशन। फिर क्या होगा? बाय रेनन्सिएशन। ये 3 तरीके हैं जिससे हमारी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। टर्मिनेट कौन कर सकता है आपकी इंडियन सिटीजनशिप हमारे देश में? वो आएगी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आप किसी हमारे दुश्मन मुल्क से, अगर कोई ऐसा मुल्क जिसके साथ हमारी वॉर चल रही है, अगर आप उनकी मदद कर रहे हैं उस टाइम पे, या आप एंटी नेशनल कुछ काम कर रहे हैं, तो आपकी सिटीजनशिप को भारतीय पार्लियामेंट क्या करेगा? नकार देगा। ठीक है, बाय डेप्रीवेशन का मतलब क्या हुआ? जब आप किसी देश की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपकी भारतीय सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। बाय रेनन्सिएशन, रेनन्सिएशन का मतलब है जब आप खुद ऐलान करते हैं कि मैं इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ रहा हूँ, तो आपको इंडिया में आके कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच पोर्टफोलियो वॉज इंजॉयड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टेंट असेंबली। ठीक है, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी थे, उन्होंने हमारे संविधान को बनाने में भी क्या की हुई है? मदद की हुई है। तो इन्होंने पूछा है कि क्या क्या उन्होंने पोर्टफोलियो को, या कौन सा पोर्टफोलियो जो है उनको मिला था। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इट वॉज 2 पोर्टफोलियोस। ठीक है, उन्होंने 2 पोर्टफोलियोस को एंजॉय किया था। चलिए सबसे पहले पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं। वो आएगा हमारा, या 2 नहीं सॉरी 3 आएंगे। ठीक है, 3 पोर्टफोलियोस थे वो। सबसे पहले आएगा आपका स्टेट्स कमेटी। ठीक है, स्टेट्स कमेटी आएगा। फिर क्या आएगा उसके बाद? उसके बाद आएगा हमारा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आएगा, ये आप लिख लीजिएगा खुद ही, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और उसके बाद आएगा हमारा यूनियन पावर्स कमेटी। ठीक है, यूनियन पावर्स कमेटी आएगा। ये हमारा जो है आंसर आएगा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को पोर्टफोलियोस मिले थे। सबसे पहले आएगा स्टेट्स कमेटी, फिर आएगा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और उसके बाद यूनियन पावर्स कमेटी। चलिए, द फर्स्ट डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कॉइंड बाय, वो आएगा 1934 में, किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा। ठीक है, एम एन रॉय के द्वारा। ही वॉज ए पायनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, कम्युनिस्ट मूवमेंट के वो जो है हेड थे, तो उन्होंने ही क्या की थी उस समय हमारे देश में? कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की क्या की थी? सबसे पहले डिमांड की थी। चलिए, ये जो 10 क्वेश्चन थे, ये हमारे जिनके सिंपल हमने आंसर्स देने थे वो कर लिया। अब हमारे क्या आएंगे आगे? एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएंगे। ये 20 क्वेश्चन की आपकी जो है स्ट्रेंथ रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट के बारे में एक चीज़ याद रखना, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा देश सेक्युलर है, तो उसके लिए आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, वो एक चीज़ याद रखना, फंडामेंटल राइट्स में आएंगे आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। चलिए, अब आप बताइए कि हमारा जो देश है वो एक सेक्युलर स्टेट क्यों है? इसका आंसर क्या आएगा?
इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट हैज़ नो रिलीजन। हमारे देश में जो सरकार है, ठीक है, जो हमारी सरकार होती है, इसका कोई भी रिलीजन नहीं होता, तभी वो किसी के पक्षपात नहीं करते हैं। इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे पार्ट 4 में आते हैं और आर्टिकल नंबर क्या कहते हैं 36 से लेकर 51 तक है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आपको पता ही है जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जस्टिसिएबल होते हैं। पर जो डीपीएसपी होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। ठीक है, तो ये इसका तभी ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, दे आर नॉन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। चलिए अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाय द बी आर अम्बेडकर, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ठीक है, इनके द्वारा कौन सा आर्टिकल जो है या कौन सा फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब किया गया था कि ये हार्ट एंड साउल है कॉन्स्टिट्यूशन का? वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलिए आगे, और ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 32 है ये हमारा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 है ये। चलिए अब आगे, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने सिंपल पूछा हुआ है कि जो प्रीएम्बल का आइडिया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाने का, वो आइडिया किसने लिया था? ठीक है, बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है ये आपके लिए, और ये शायद आपने इसको कभी नहीं सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, इट वॉज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा कि प्रीएम्बल का कंसेप्ट किन्होंने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए अब आगे, हु कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 13। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 13 द पार्लियामेंट कैन कर्टेल, ठीक है, कर्टेल और डिलीट मेजर पोर्शंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, या इसको क्या कहा जाता है? इम्पोजिशन ऑफ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हमारे देश में पार्लियामेंट ही जो है वो खाली पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है फंडामेंटल राइट्स को कर्ब करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। चलिए आगे, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज एश्योर्ड इन। बताइए हमारे देश में जो गवर्नमेंट होती है किसी भी कंट्री की, वो स्टेबिलिटी कैसे रह सकती है? बताइए वो कैसे होगा? वो होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वो एक सोल मोनार्की बन जाते हैं। तो हमारे इंडिया में ही जैसे देख लो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें अपर हाउस या लोअर हाउस एक दूसरे को क्या होते हैं? आंसरेबल होते हैं। कोई भी अगर तरह का गलत लॉ लाया जाएगा, एक हाउस उसको जो है रोक देगा पास होने से, तभी हमारे यहाँ पे क्या है, एक स्टेबल गवर्नमेंट बनती है, और वो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही हो सकता है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल विद इन। इन्होंने पूछा है कि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है, जब वो खाली हो जाती है, वो कितनी देर के अंदर हमारे इंडिया में फिल करनी पड़ती है? उसका आएगा ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, विद इन 6 मंथ्स क्या होगा, हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट की पोस्ट को फिल किया जाएगा। जब प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, जब उनकी जैसे डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन करते हैं, तो कौन प्रेसिडेंट बनते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बनेंगे, तब उनकी पोस्ट क्या हो जाती है? खाली हो जाती है, और 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट ने वो इलेक्शंस करवाने ही करवाने हैं, नए प्रेसिडेंट को चुनना ही चुनना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कोई भी पर्सन जो टेम्पररी या प्रेसिडेंट बना हुआ है, प्रेसिडेंट की डेथ या रेजिग्नेशन के बाद, उसको 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पे उस पोस्ट पे नहीं बिठाया जा सकता। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। चलिए, ए मनी बिल, मनी बिल कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल नंबर 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने सिंपल पूछा है कि एक मनी बिल जो है जब लोकसभा के द्वारा पास किया जाता है, वो समझा जाता है कि राज्यसभा के द्वारा भी पास है, जबकि राज्यसभा ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। अब ये बताइए कितने दिनों के अंदर वो पास माना जाता है? एक चीज़ याद रखना, आर्टिकल नंबर 110 के मुताबिक क्या है? ओनली लोकसभा इज ऑथोराइज्ड। ठीक है, ओनली लोकसभा इज ऑथोराइज। खाली हमारे देश में लोकसभा ही ऑथोराइज्ड है टू पास मनी बिल या टू इंट्रोड्यूस मनी बिल। मनी बिल बनाने के लिए खाली लोकसभा ही जो है ऑथोराइज्ड है, राज्यसभा कभी भी मनी बिल नहीं बना सकती। तो अगर लोकसभा ने मनी बिल जब बनाया, तो राज्यसभा के पास वो जा रहा है मनी बिल
पास होने के लिए। राज्यसभा कहते हैं कि हमने नहीं इसको पास करना, पर फिर भी वो 14 दिन के अंदर अगर उसको पास नहीं ना करते हैं तो माना जाता है कि ये राज्यसभा से मनी बिल जो है पास है। तो इसका तभी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा 14 डेज। 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने मनी बिल को पास करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर वो नहीं पास करते हैं तो माना जाता है कि ये बिल राज्यसभा से पास हो गया हुआ है। चलिए अब आगे। वट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। हमारे देश में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है देयर आर 3 सेशंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, कौन कौन सा आता है वो? बजट सेशन, ठीक है, बजट सेशन आता है। और कौन सा आता है? मॉनसून सेशन आता है, मॉनसून सेशन आता है। और कौन सा आता है? हमारा विंटर सेशन। ठीक है, और हमारा विंटर सेशन आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये जो 3 सेशन है 2 साल के अंदर, ठीक है, सॉरी, साल में 2 बार जो है मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, 2 बार मिलने ही मिलने हैं, चाहे 3 सेशन है पर 2 बार आपको मीटिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आप 2 नहीं करते हैं, सॉरी, जो 2 आपका जो सेशन होगा उनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं आना चाहिए। मतलब होते तो 3 सेशन है, वो पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो साल में 3 बार करवा भी सकते हैं। अगर नहीं करवाते तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है आपको 2 सेशन करवाने ही पड़ेंगे और उन 2 सेशन के बीच में कभी भी 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा 6 मंथ्स। चलिए आगे। हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या वो गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स हैं? नहीं, इनको गवर्नर जो हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट को जो ओथ होती है ना वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही दिलवाते हैं, पर वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो तभी इसका हमेशा वाइस प्रेसिडेंट ही आंसर आएगा। चीफ जस्टिस जो होते हैं या जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, उनको भी जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अडॉप्ट करते हैं या अपॉइंट करते हैं, सॉरी। और ये जो आर्टिकल है जजेस को अपॉइंट करने का, वो आता है हमारा आर्टिकल नंबर 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना हमेशा, जो जजेस होते हैं चाहे हमारे हाई कोर्ट के होंगे चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के होंगे, जो भी वो जजेस होंगे वो हमेशा कौन चुनेंगे? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही चुनेंगे। तभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर आना था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल जो है हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोर्स कौन है? लोग हैं, हम भारतीय हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तभी इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए, द फंक्शन ऑफ द प्रो टर्म स्पीकर इज टू। चलिए पहले इसका आंसर बताता हूँ आपको, फिर प्रो टर्म स्पीकर के बारे में आपको समझाऊंगा मैं। प्रो टर्म स्पीकर के बारे में एक चीज़ याद रखना, ये क्या होते हैं? एक टेम्पररी स्पीकर होते हैं। तो इनका काम क्या होता है? ये एक हमारे स्पीकर बनते हैं जब तक नया स्पीकर जो है नहीं इलेक्ट किया जाता। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, जो स्पीकर्स और जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं ना, कि कब चुने जाते हैं वो? ठीक है, वो सॉरी कब रिटायर होते हैं? जब लोकसभा का पहला दिन होता है। ठीक है, लोकसभा का जब फर्स्ट डे होता है ना, जब नई लोकसभा बनी जाती है, तब जो हमारे स्पीकर और जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो तब रिटायर होते हैं। ठीक है, तब उनका रिटायरमेंट डे होता है। तो क्या कहते हैं फिर उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? टेम्पररी बेसिस पे एक स्पीकर को चुनते हैं जिसका नाम होता है प्रो टर्म स्पीकर। ये प्रो टर्म स्पीकर क्या करता है? फिर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, फिर उनको शपथ दिलवाता है। ठीक है, और उसके बाद खुद ये नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। तभी इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड ऑन ए स्टेट इन इंडिया व्हेन। बताइए हमारे देश में प्रेसिडेंट रूल जो है कब लगता है? ओ सॉरी, हमारी स्टेट में, किसी भी स्टेट में अंडर आर्टिकल नंबर 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब प्रेसिडेंट रूल लगता है? इसका आएगा इफ देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द स्टेट, तभी किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा जाता है अंडर आर्टिकल नंबर 356। क्या होता है? जब भी कोई स्टेट है वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब सरकार नहीं बना सकती है, तो फिर जो हमारे गवर्नर ऑफ स्टेट्स होते हैं उनके कहने पे क्या होता है? प्रेसिडेंट उस स्टेट को ओवरटेक कर लेते हैं।
पहले तो वहाँ पे गवर्नर रूल लगा जाता है, ठीक है, गवर्नर रूल लगा जाता है, तो उसके बाद 6 महीने के बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट उस स्टेट को अपने अंडर कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 356 को यूज़ करके। चलिए अब आगे। A proclamation of emergency caused by war or external aggression must be approved by both houses of the parliament within, ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 352। और इन्होंने पूछा है कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगती है तो पार्लियामेंट ने उसको कितनी देर में पास करना होता है, वो आएगा विद इन 1 मंथ, ठीक है। और जो हमारा आर्टिकल नंबर 356 और 360 है ना, वो 2 महीने के अंदर पास होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 1 मंथ। चलिए, when the office of the president and the vice president fall vacant simultaneously, who acts as the president? हमें इतना तो पता ही है कि प्रेसिडेंट के रिटायर होने के बाद कौन बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। पर जब दोनों ही एक साथ रिजाइन कर दें, ठीक है, जब दोनों ही एक साथ रिजाइन कर दें तो कौन उस समय प्रेसिडेंट बनते हैं, वो आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे देश में क्या होते हैं, तब प्रेसिडेंट बनते हैं। चलिए सपोज कीजिए कि अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीनों एक साथ क्या कर रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, तीनों एक साथ रिटायर हो रहे हैं, तब कौन हमारे देश में जो है प्रेसिडेंट बनेंगे, वो जो अदर जजेस होंगे, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस होते हैं ना। टोटल हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, टोटल 34, ठीक है, जिसमें से एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 33 क्या होते हैं हमारे रिमेनिंग जस्टिस। इन 33 में से तो कोई एक प्रेसिडेंट बनने के लिए लायक होगा ना। अब सारे के सारा पैनल तो एक साथ रिटायर होगा नहीं या रिजाइन करेगा नहीं, तभी इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए अब आगे। द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बताइए, प्रेसिडेंट जो है हमारे देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कब पूरी तरह से डिसमिस करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर उनको रिकमेंड करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा इसका। चलिए अब आगे। हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ये आएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है ये इसके आंसर आएगा। चलिए अब आगे। विच इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे देश का हाईएस्ट लॉ है। चाहे वहाँ पे हमारे हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, पर वो भी उसी तरह से काम करती हैं जैसे उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया होगा। तो इसका तभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंसर आएगा। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्सेज, इसका भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आएगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नीति आयोग के भी हेड होते हैं, प्लानिंग कमीशन के भी हेड होते हैं, तो इसका जो हमारा नेशनल वाटर रिसोर्सेज है उसके भी हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आपके जो 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी आज की, वो होती है ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे हम मिलेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर जो है प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को या इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर किसी का बेनिफिट हो सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं, हम साइमल्टेनियसली इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी या इंडियन ज्योग्राफी की दो वीडियोस जो है आपकी चलेंगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है आने ही वाला है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलते हैं हम। थैंक्स ए लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू।